नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर सहमति जताई, साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की जो अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाते हैं, और ट्रंप ने टैरिफ लगाने के मामले में भारत को सबसे आगे बताया। ऐसे में उनके इस फैसले का बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में भी स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग, AI सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम को लेकर सहमति बनी है। यानी देखा जाए तो ट्रंप को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि वो लंबी सूची तैयार कर बैठे हैं, उन्होंने पीएम मोदी के दौरे से पहले जो शर्तें रखी थी, सैन्य उपकरणों की डील से लेकर तमाम व्यापार के मुद्दों पर, वो सब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन भारतीयों के जो मुद्दे थे उनकी कोई चर्चा नहीं दिखी। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की जंजीरों में जकड़कर वापसी को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। पीएम मोदी से विपक्ष ने मांग की कि भारतीयों के अपमान के इस मुद्दे को वो ट्रंप के सामने उठाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने इस मुद्दे को ये कहते हुए टाल दिया कि हम उन अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं जो वेरीफाइड तौर पर भारतीय है। यानी उन्होंने अपमान का मुद्दा उठाया ही नहीं। 15 और 16 फरवरी को अमेरिका से 2 और फ्लाइट्स अमृतसर पहुंचेंगी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार उन्हें कैसे भेजा जाता है। वहीं ट्रंप अपनी धमकियों से भी नहीं चूक रहे। उन्होंने एक बार फिर डी-डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की बात दोहराई, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी पत्रकार ने गौतम अदानी के मामले को लेकर सवाल किया, पूछा कि क्या ट्रंप के साथ मुलाकात में अदानी के मुद्दे पर बात हुई। तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न बात करते हैं। पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, और पीएम के इसी जवाब पर अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अदानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पुलवामा मामले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हमारे वीर जवानों को शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत उनका सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा। विपक्ष अदानी का मामला हो या फिर पुलवामा, इस पर सरकार से लगातार सवाल करता रहा है और अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, और ये भी साफ दिख रहा है कि आगे भी जवाब नहीं ही मिल पाएगा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में इसके चलते एक सदस्य कम हो जाएगा, और इसके लिए 17 फरवरी को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली सिलेक्ट कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। सर्च पैनल ने 480 से ज्यादा उम्मीदवारों में से 5 नाम सुझाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पद की दावेदारी में सबसे आगे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का नाम माना जा रहा है। आमतौर पर चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने की परंपरा रही है, और ऐसे में इन दोनों में से किसी भी एक नाम पर मुहर लग सकती है। वैसे अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार सीईसी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को यह अधिकार भी है कि जो 5 नाम सर्च कमेटी की तरफ से सुझाए गए हैं, उनमें से वो किसी को भी देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। नए सीईसी के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने होंगे। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। दरअसल इस वक्त अगर देश की कोई संवैधानिक संस्था अपनी विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है, तो उसमें चुनाव आयोग का नाम सबसे आगे माना जा सकता है। वैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
सीजीआई को चयन समिति से बाहर करने की सरकार की कोशिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो कमेटी बनाई थी उसमें पीएम, नेता विपक्ष के साथ सीजीआई को शामिल किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने संसद से कानून बनाकर सीजीआई की जगह केंद्रीय मंत्री को जस्टिस चेलमेश्वर से जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सवाल किया था, जिस पर चेलमेश्वर ने तीखा तंज कसा है। जस्टिस चेलमेश्वर से सवाल किया गया था कि 2019 में संविधान पीठ के हिस्से के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके सहयोगियों ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम पवित्र है, और 2022 में वही जज कहते हैं कि यह फैसला किसी को खुदाई या सर्वेक्षण करने से नहीं रोकता है। अब कम से कम 11 स्थानों पर मुकदमा चल रहा है और इसने कई जगहों पर सांप्रदायिक टकराव भड़क उठे थे। इस सवाल के जवाब में जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि आप एक विशेष व्यक्ति के नाम का उल्लेख कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस नाम पर इतना समय खर्च करना उचित है। उन्होंने न्यायाधीशों के न्यायिक कर्तव्यों में वैचारिक और राजनीतिक झुकाव के बारे में भी बात की। साफ है, जस्टिस चेलमेश्वर ने पूर्व सीजीआई पर तंज कसते हुए उन पर किसी तरह की चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक विचारों को लेकर साफ कर दिया कि मेरी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं, किसी राजनीतिक दल से करीबी हो सकती है, लेकिन एक बार जब मैं उस कुर्सी पर बैठ गया तो मेरा मानना है कि जनता की विपरीत राय के बावजूद मेरी राजनीतिक संबद्धता या पिछली संबद्धताएं मेरे फैसले लेने में रुकावट नहीं डालती। अगर कोई इसका प्लान नहीं कर रहा है तो मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं हूं कि यह सही तरीका है। सही तरीका यह है कि जज बनने के बाद व्यक्ति को राजनीतिक प्राथमिकताओं को दूर कर देना चाहिए। पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। कोर्ट इसकी सुनवाई अप्रैल में करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2013 में आए केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का हवाला दिया है। एडीआर ने कहा है कि सूचना आयोग ने सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में करार दिया था, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया। एडीआर की यह याचिका 2015 से लंबित है। बाद में इसी मसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ छोड़ दिया था। याचिकाओं में कहा गया है कि राजनीतिक दल सरकारी नीतियों को तय करने में भूमिका निभाते हैं। उन्हें सरकार से रियायती दर पर जमीन, इनकम टैक्स में छूट और सरकारी टीवी रेडियो पर मुफ्त प्रचार का मौका भी मिलता है, इसलिए उन्हें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। एडीआर की याचिका में 6 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बसपा, सीपीआई और सीपीएम को भी पक्ष बनाया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्टैंड लिया है कि पार्टियों के अंदरूनी कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाना गलत होगा। कल को लोग ये भी पूछने लगेंगे कि पार्टी की आंतरिक बैठकों में किस बात पर चर्चा हुई, क्या भविष्य में पार्टी कोई आंदोलन करने वाली है या पार्टी ने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों दिया है। अब देखना होगा कि अप्रैल में होने वाली सुनवाई में राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं या इस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, उनके तेवरों की चर्चा हो रही है। सहयोगी उन पर मनमानी करने का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार तो फडणवीस ने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दो टूक जवाब दे दिया, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सभी आयुक्तालयों में 3 नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया था। बता दें कि शाह ने यह निर्देश महाराष्ट्र में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की बैठक के दौरान दिया। इस बैठक में सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के अधिकारी और राज्य गृह मंत्रालय ने भाग लिया था। बैठक में महाराष्ट्र में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन के हालात पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य अगले 6 महीने के भीतर नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू कर देगा। अब फडणवीस के इस जवाब के बाद चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। जानकारों का कहना है कि फडणवीस ने सीधे सीधे अमित शाह को 2 टूक जवाब दे दिया है कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ना कि किसी के निर्देश पर। यानी साफ है कि फडणवीस अब अपने तरीके से काम करने के मूड में है। और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बैंक का नाम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। बैन की खबर सामने आने के बाद बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ जुट गई। बैंक ग्राहक अपना पैसा भी नहीं निकाल सकते। यही नहीं, आरबीआई ने इस बैंक पर नए लोन देने, पैसा जमा करने, एफडी जैसी सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधरने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। दरअसल रिजर्व बैंक को इस बैंक में कुछ गड़बड़ियों के बारे में पता चला है। इसके बाद ही आरबीआई ने ये कदम उठाया।
मार्च 2024 के आखिर तक इस बैंक में कुल 2436 करोड़ रुपए जमा थे। जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उन्हें डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। मतलब अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक ही वापस मिल पाएंगे। आरबीआई ने ऐलान किया है कि 13 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे पाएगा और पुराने लोन को भी रिन्यू नहीं करेगा। इसके साथ ही नए निवेश या नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेगा और किसी भी तरह का पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि ये बैंक अपनी कोई संपत्ति भी नहीं बेच पाएगा। ये पाबंदी 13 फरवरी 2025 से शुरू होकर अगले 6 महीने तक लागू रहेगी।